तो कैसे हैं बच्चों? चलिए लेक्चर नंबर 16 देख लेते हैं मैकेनिक्स का। और मैकेनिक्स बहुत जल्दी आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। यकीन मानिएगा इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हुए थे इसके अंदर कि अगर आपने सही करके ये लेक्चर पढ़ लिया तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं 100% श्योरिटी तो नहीं दूंगा क्योंकि 100% सिर्फ गॉड ही है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आपके लिए ये बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं इस लेक्चर नंबर 16 को। इससे पहले 15 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अपलोड क्यों ना हो यार, 10 क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर लेते हैं, तो इसके अंदर भी हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। चलो जल्दी से देखते हैं कि इसके अंदर ऐसे क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन जिसमें हमसे कह रखा है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। कॉन्सेप्ट भी एक्चुअल में है क्या, मसला ये है कि अगर आप भारहीनता की बात करोगे तो इसमें कुछ और केस बनता है, और अगर आप फ्री फॉल जैसे कि आप मुक्त अवस्था में जो गिरता है ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे, उसके अंदर अगर आप इस चीज की स्टडी करोगे तो आपको कुछ और देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो इसके अलग अलग वेबसाइटों पर अलग अलग जवाब है, लेकिन लोगों ने दो ही जवाब दे रखे हैं। एक ने कह रखा है गोलाकार, तो दूसरे ने कह रखा वही रहेगा। इंपॉर्टेंट है यार ये जानना कि क्या है इसके पीछे का लॉजिक। आपको मैं बता दूं, कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूं। एक्स्ट्रा क्या गाइस, एक्चुअल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो 3 तरीके से होता है। सबसे पहले नंबर पर आता है चालन, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है संवहन, जिसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है रेडिएशन, जिसको हम विकिरण मेथड बोलते हैं। सूरज से हमारी अर्थ तक जो एनर्जी आती है रोशनी की फॉर्म में आती है, इसको बोलते हैं हम रेडिएशन मेथड। एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है रेडिएशन मेथड से, सूरज से यहां तक आ गई। पहला, अगर कंडक्शन की बात करूं तो आपने देखा होगा, अगर आपके पास लोहे की कोई रोड है, एक तरफ उसको गर्म करना शुरू करोगे तो धीरे 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 वो पूरी गर्म हो जाएगी। तो ये हुआ है चालन मेथड से। किससे? कंडक्शन, चालन मेथड से। इन दोनों ही मेथड में मटेरियल मूव नहीं करता है, सिर्फ मटेरियल अपने एक दूसरे है ना अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से एनर्जी आ जाती है। लेकिन रेडिएशन में तो ऐसा होता भी नहीं है। रेडिएशन में फोटोन की फॉर्म में एनर्जी आती है। लेकिन यहां पर जो मेथड है दूसरा, या फिर कह दो तीसरा, कन्वेक्शन, जिसको हम संवहन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मटेरियल खुद एनर्जी लेके जाता है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि ये जो मेथड अप्लाई होगा उसके अंदर होगा जिसके अंदर मटेरियल है, पहली बात। दूसरी बात ये, इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है तो होता यह है कि सपोज दैट आपके पास एक पानी की पतीली है। अब पानी की पतीली को आपने गर्म करने के लिए रख दिया, तो सबसे पहले पतीली की पैंदी जो बॉटम साइड है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी, और साथ ही जो उसके सटीक उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, उनके पास तक एनर्जी जाना शुरू कर देगी। अब होता क्या, पानी के मॉलिक्यूल ने एनर्जी ली तो वो एनर्जी पा करके गर्म होकर के ऊपर आना शुरू कर देता। अब जैसे ही वो ऊपर की तरफ को आता है वैसे ही नीचे एक स्पेस बन जाता है, तो जो ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल है वाटर के वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि पूरा का पूरा वाटर गर्म ना हो जाए। तो ये मेथड कहलाता है संवहन। सिमिलरली यहां भी यही कॉन्सेप्ट हो रहा है। इस वाली कैंडल को देखो, इसमें होता क्या है, एक्चुअल में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो इसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, और जो मटेरियल है जैसे कि पैराफिन वैक्स है ये जलनी शुरू हो जाती है। अब होता ये है यार, होता ये है कि मॉलिक्यूल, एयर के मॉलिक्यूल जल करके ठंडे हो, जल करके हल्के हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ जल रहे होते हैं। जब ऐसा हो रहा होता है तो नीचे स्पेस बन जाता है, तो नीचे के स्पेस को भरने के लिए ऊपर की ठंडी हवा नीचे को आती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये संवहन है। ये मैंने एनर्जी ट्रांसफर के मेथड बता दिए, लेकिन इसका इससे क्या ताल्लुक आता है बिल्कुल बताता हूं। एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप अर्थ की सरफेस पर हो तो इस तरह की आपको कैंडल्स जलती हुई दिखाई देंगी। पता है कैंडल को कि ये अर्थ के सरफेस पे जल रही है ताकि मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, तो एक फ्लो दिखाई देता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां पर ग्रेविटी नहीं है, यहां तो ग्रेविटी है लेकिन ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो मॉलिक्यूल जो जल रहे होंगे एयर के, उन्हें क्या पता कि वो किधर को जाएंगे। यहां तो पता है कि ग्रेविटी के अपोज ऊपर को जाएंगे, ग्रेविटी नीचे को लग रही है तो ये ऊपर को जाएंगे। लेकिन जहां पर ग्रेविटी नहीं है वहां पर इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, ये सोचने वाली बात है।
तो मॉलिक्यूल अब ऊपर को जाएगा तो ऊपर को क्यों जाएगा, इधर को क्यों जाएगा, इधर को। तो एक्चुअल में क्या होता है जब भारहीनता की स्थिति आती है, मैं बात कर रहा हूं स्पेशली जो बंदे स्पेस में जाते हैं, स्पेस स्टेशन में जाते हैं या फिर सैटेलाइट के अंदर जाते हैं, तो वहां पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और ये तस्वीर मिली और ये तस्वीर शेयर की गई है नासा के द्वारा। ये हाँ आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन नासा के द्वारा है। नासा ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और देखा था कि कैंडल की जो शेप थी कुछ स्फेरिकल हो गई। कैसी हो गई? स्फेरिकल शेप। ये वहां है जहां पर जीरो ग्रेविटी है, या फिर ये कहें कि बहुत ही कम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, बहुत कम। ये वहां पर कंडीशन है। जैसे कि स्पेस के अंदर एयरक्राफ्ट जो वगैरह होते हैं उसके अंदर ये चीज देखी गई है, लेकिन ये चीज अर्थ के सरफेस पर है। लेकिन मसला ये है कि अब स्पेस में तो आपने देख लिया, स्पेस में ग्रेविटी लग नहीं रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये गोल बन गई। तो इसको बोलते हैं भारहीनता की स्थिति, वेटलेसनेस कंडीशन में ये शेप हो जाती है। अब एक चीज और आती है जहन में, एक चीज और क्लिक करती है कि अगर हम अर्थ के सरफेस पर ऊपर की तरफ चले जाएं, फिर ऊपर से बिल्कुल मुक्त रूप से गिरें, फ्री फॉल करते हुए गिरें, तो आपने पढ़ा होगा ये भी एक वेटलेसनेस की कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं भारहीनता। ये भी कंडीशन भारहीनता की है, क्योंकि आप फ्री फॉल कर रहे हो तो आप पर किसी तरह का कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा, ये वेटलेसनेस कंडीशन। लेकिन यहां पर आप जो कर रहे हो अंडर द ग्रेविटी, यहां पर आप पर एक ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन मसला यह है कि आप पर कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा रोकने के लिए, इसलिए आप फ्री फॉल कर रहे हो वेटलेसनेस की कंडीशन में। तो मसला यहां पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, पूरे के पूरे एरोप्लेन ऊपर को लेकर आए और फिर इसको फ्री फॉल कराकर देखा, उसके अंदर कैंडल को जलाया तो कैंडल की शेप यही रही जैसी थी, लेकिन बिहेवियर एक अलग था, लेकिन शेप में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। ये यहां की बात है जहां पर हमारा अपना खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस तरह की जो फ्री फॉल बॉडी होती है तो उसके अंदर तो किसी तरह की कोई शेप चेंज नहीं होगी, लेकिन यहां पर जीरो ग्रेविटी भारहीनता की बात कर रहे हैं तो हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि भाई जीरो ग्रेविटी में है ये बात, तब उस रीजन से जो हमारी कैंडल है उसकी शेप स्फेरिकल हो जाएगी। तो इसका आंसर में मैं जाऊंगा गोलाकार, कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। ये गोलाकार हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसको मिस ना करें, इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ें। अगला क्वेश्चन जिसमें कह रहा कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि कोई भी तरल पदार्थ या कोई भी लिक्विड केस नली में ऊपर को जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या, हाइट का। तो आपने फॉर्मूला पढ़ लगा था H = 2T cos थीटा अपॉन R रो G। यहां से ये पता लगा कि जो केशनली में हाइट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन के, जिसको आप T कहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ जिस पदार्थ की सरफेस टेंशन जितनी अच्छी होगी, जितनी ज्यादा होगी, उसकी हाइट उतनी ही ज्यादा होगी। अब मैं यहां पर दो चीजें ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं एक शहद और एक ले रहा हूं पानी। अब मैं ये कहूं दोनों के अंदर आपने केशनली डुबोई है, तो बताओ किसके अंदर केशनली का तल ऊपर को होगा? तो आप कहोगे कि भाई केशनली का तल जो ऊपर को होगा वो होगा वाटर के अंदर, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है। ठीक है, ये वाली बात आपने समझ ली। अब मैं कहूं कि कोई ऐसा लिक्विड मिल जाए जिसकी सरफेस टेंशन वाटर से भी ज्यादा है, तो आप कहोगे भाई वो और ऊपर जाएगा। तो वो यही क्वेश्चन है, इसमें यही कह रहा है कि एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल है वो अधिक ऊंचाई तक गया, तो जाहिर सी बात है उस तरल का क्या होगा, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। तो आप देख लो कहां पर लिखा हुआ, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, नहीं, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है तो ही ये चीज पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकात बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन कहां देखा जाता है? जैसे कि आपके पास पहले जमाने में क्या हुआ करता था, अब भी बहुत सारे लोकेशन पर ये चीज होती होगी, नो डाउट बहुत जगहों पर होती होगी। आपने देखा था कि डिबिया बनाते थे, हम उसको डिबिया बोलते थे अपनी लोकल लैंग्वेज में, डिबिया। डिबिया में क्या होता था, यहां पर एक छोटी सी, यहां पर छोटा सा एक होल होता था और इसके अंदर मिट्टी का तेल डाल दिया करते थे और यहां पर छोटी सी एक कॉटन निकाल दिया करते थे बाहर की तरफ को, और कॉटन की पूरी एक बत्ती बना करके वो इस तेल के अंदर डूबी रहती थी।
होता क्या था, होता ये था कि धीरे धीरे डूबे रहने की वजह से धीरे धीरे ये जो ऊपर निकली हुई कॉटन थी ये पूरी की पूरी वेट हो जाया करती थी, गीली हो जाया करती थी। किसकी वजह से? इस ऑयल की वजह से। इस ऑयल की अपनी एक सरफेस टेंशन थी और वो पूरी की पूरी एक्चुअल में ऑयल इसके अंदर चला गया जो आपने कॉटन डाली थी। तो कॉटन के अंदर ऊपर को ऑयल का चढ़ना ये कैपिलरी एक्शन को बताता। किसको बताता है? कैपिलरी एक्शन को। जैसे कि आपके पास कॉटन का कपड़ा, आप उसे आधे को पानी में डाल दो, कुछ देर बाद देखोगे कि वो पूरा का पूरा भीग जाएगा। तो भीगने का रीजन यही है, जो हमारे थ्रेड हैं, धागे हैं, वो कैपिलरी एक्शन परफॉर्म करते हैं और उनके अंदर लिक्विड राइज कर जाता है। ये रीजन रहता है उसका बेसिक। तो इस हिसाब से क्या होता है, ये सारे के सारे कैपिलरी के एक्शन है। अब ये देख लो कि इसमें ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो इस चीज को फॉलो नहीं करता। जैसे कि स्याही का सोखना, स्याही सोखना। जैसे कि आपके पास कोई कागज है, उसके ऊपर स्याही डाल दोगे तो वो सोख लेगा। इसका रीजन क्या? स्याही के जो कागज के जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर कैपिलरी एक्शन होता है। वो छोटी छोटी कैपिलरी होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो सबके सब उसमें सोख लेते हैं। तो कैपिलरी की वजह से। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, जो जमीन के अंदर पानी है वो ऊपर आता है, छोटे छोटे मतलब होल्स होते हैं उनके अंदर से, तो ये भी एक कैपिलरी की वजह से आता है। सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना, ये भी कैपिलरी की वजह से है। लेकिन ये कैपिलरी की वजह से नहीं है, ये एक्चुअल में ये आपने देखा होगा प्लांट के अंदर ऊतक होता है जिसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम करता क्या है? जाइलम ये काम करता है कि जड़ों से, पेड़ की जड़ों से पानी के ले जाता है और पेड़ की पत्तियों तक वो पानी को ले जाता है। तो वो जाइलम ऊतक की वजह से होता है। तो ये आंसर इसका नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है एक्चुअल में कैपिलरी को परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन इसमें यही पूछा था कि कौन सा कैपिलरी को परफॉर्म नहीं करेगा, तो भाई उस हिसाब से आंसर डी हो गया। अगला, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौतिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आपको अच्छे से पता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर एक मास बॉडी m1 ये है, दूसरी मास बॉडी m2 ये है, और दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r है, तब इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का फॉर्मूला होता है Gm1 m2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये नियम दिया था एक्चुअल में न्यूटन ने, इसलिए बल का मात्रक भी क्या निकल कर आता है? न्यूटन। आई होप ये वाली छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं, आगे हमसे क्या करा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, आपको बता रखा था मैंने ऊर्जा संरक्षण के बारे में। ऊर्जा का ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही उसका विनाश कर सकते हो। तो देख लो, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसका विनाश। आप ये भी देखते चलें साइड में कि भाई ये क्वेश्चन पूछे कहाँ गए ये देख लो कि ऐसे नहीं कि यार वो क्वेश्चन करा दी जो आए नहीं। ये भाई ये वो क्वेश्चन है जो ल्यूसेंट के अंदर है, और सारे के सारे हम आपको करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा है यार, आप लोगों का भला हो जाए हमारी वजह से, तो बड़ी खुशी मिलेगी। पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग एक्चुअल में गलत कह दिया इन्होंने। ल्यूसेंट वाले जगह जगह मिस्टेक मार देते हैं, मैं इनको समझा रहा हूं। पृथ्वी का पलायन वेग नहीं होता। पृथ्वी के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम फेंकते हैं तो उनका अपना एक पलायन वेग होता है। तो वो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये वेग है। अगर इस वेग से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर को फेंका जाएगा तो वो कभी भी अर्थ की सरफेस पर वापस लौट कर नहीं आएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस तरह के क्वेश्चन भाई कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? इकाई का मतलब होता है यूनिट। पास्कल किसकी यूनिट है आपको पता है? दाब की यूनिट होती है पास्कल। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब का होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। एक पास्कल साहब वो थे जिन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, और एक पास्कल साहब ये हैं जिन्होंने प्रेशर के बारे में बताया। तो हमसे कह रहा पास्कल इकाई किसकी है भाई? दाब की है। किसकी है? दाब की। आगे चलते हैं। आगे हमसे क्या कह रखा? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। इंपॉर्टेंट है ये वाली बात भी आप जान लें। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो होता है समतुल्य होता 0.1 बार के। ये आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 बार। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी, आप इसको डायरेक्ट याद कर लें, क्योंकि अगर मैं लंबी चौड़ी वैल्यू बताऊंगा 0.9066 इस तरह से, है ना, इसकी वैल्यू इस तरह से 0.9066 कुछ इस तरह से होती है।
तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। उससे अच्छा तो ये 0.1 बार आप याद कर लो, क्योंकि यही पूछा जाएगा। और ये उत्तराखंड पीसीएस ने 2003 में पूछा था क्वेश्चन। अब जाहिर सी बात है इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन यार और जगह भी पूछे जाएंगे, बिल्कुल आप तैयार रहे हर क्वेश्चन के लिए। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? आपने सुना होगा क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक, इसके नाम में ही छुपा हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। क्यूबिक सेंटीमीटर एक्चुअल में इसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो आप इसको सेंटीमीटर या क्यूसेक्स अपने हिसाब से आप पढ़ लें। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ समझने के लिए। क्यूबिक सेंटीमीटर इस तरह से आप पढ़ लें, या फिर क्यूबिक पर मीटर स्क्वायर, क्यूबिक पर मीटर स्क्वायर, या क्यूबिक, जो भी आपको प्रॉपर तरीके से लगे ट्रिक के हिसाब से आप वो पढ़ लें। कुल मिला के मैं बताना चाहूंगा क्यूबिक सेक, क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि पानी एक सेकंड में कितना क्यूबिक फ्लो कर रहा है, वो होता है एक क्यूसेक, क्यूबिक सेकंड। इसका मतलब ये होता है 1 क्यूबिक सेकंड इज इक्विवेलेंट टू द 0.028317 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। एक्चुअल में क्यूबिक मीटर पर सेकंड, क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हो गया? क्यूबिक मीटर, तो मीटर की पावर 3 पर सेकंड। तो ये क्यूब मीटर पर क्यूब मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब यार ये हो गया कि पानी का बहाव एक्चुअल में है कितना, इस चीज को बताता है। पानी के बहाव को बताता। पानी के बहाव को जो हम नापते हैं वो मीटर क्यूब पर सेकंड में ही नापते हैं। अब मीटर क्यूब को आप क्यूबिक मीटर बोल दो, पर सेकंड इस हिसाब से ही बोल सकते हैं, और आप मीटर क्यूब पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो क्यूबिक पहले ले लो बाद में ले लो, आपका दोनों चलेगा। तो क्यूसेक में आप यही तलाश करने की कोशिश करें कि क्यू का मतलब हो गया क्यूबिक और सेक का मतलब हो गया सेकंड। तो मीटर क्यूब पर सेकंड ये होता है 1 क्यूसेक, जिसकी वैल्यू होती है 0.028317, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हमसे कह रहा है इसमें क्या मापा जाता है? तो ये वाटर के फ्लो को, कि कितने क्या रेट है पानी के फ्लो होने का, इस चीज को बताता। तो जल के बहाव को बताता। किसके? जल के बहाव को। ये भी उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा, लेकिन 2008 में आ गए। किसी पिंड का भार, भार के बारे में बहुत चर्चाएं हुई थी पिछले लेक्चर्स में भी, हमने भार के बारे में बहुत कुछ पढ़ लगा, तो इसमें ही पढ़ लेते। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है? नहीं, भार एक्चुअल में mg होता है, जिसको आप वेट बोलते हो, ये होता है mg। वेट टोटली डिपेंड करता है g पर। अगर g चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा, g चेंज नहीं होगा तो वेट भी चेंज नहीं होगा। तो हमसे कह रहा है पिंड का भार तो पिंड के भार की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है? नहीं, सब जगह समान इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब जगह जी समान ही नहीं होता। दूसरा ऑप्शन, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो यही ठीक मिल गया और यही मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि अगर आपने देखा हो अर्थ की शेप के हिसाब से, अर्थ की शेप के हिसाब से ध्रुवों की केंद्र से दूरी कम थी, इसलिए ध्रुवों पर जी की वैल्यू ज्यादा थी। जहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर भी वेट ज्यादा ही पाया जाएगा, है। कंपेयर में किसके? विषुवत रेखा के। विषुवत रेखा पर जी की वैल्यू कम होती है तो वेट भी क्या होगा वस्तु का? कम होगा। तो जहां पर जी जितना ज्यादा वहां पर वेट भी उतना ही ज्यादा। अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पर हमारा अपना वेट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं। जी की वैल्यू वहां पर, अर्थ की जी का 1/6 है, तो जी की वैल्यू बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से फोर्स भी जो है वो कम हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, क्योंकि ध्रुवों पर जी की वैल्यू, है ना, इक्वेटर के मुकाबले ज्यादा होती है। ये वाली बात हमें पता है। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पता ही नहीं चला कब कंप्लीट हो गए। तो बस भाई आप लोग इस तरह से ही बने रहें और चीजों को समझें। समझना क्या है, बिल्कुल सीधे सीधे फंडे हैं। आपने देख लिया कितने सिंपल वे में इसको समझ लिया हमने, उनके पीछे के लॉजिक भी समझ लिए। इंपॉर्टेंट यही है कि आपको लॉजिक भी बताया जाए, ऐसे नहीं कि शॉर्टकट में निकाल दिया इसका आंसर ये है, उसमें फिर कोई मतलब नहीं बनता। वो तब लगाया जाता है जब आपका एग्जाम पास हो और आपने पूरा पढ़ रखा हो, तब आपको प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में वो लगवाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और हो सके तो भाई दूसरों को सजेस्ट करें कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी ल्यूसेंट पढ़ाई जाएगी। ल्यूसेंट ही नहीं, एपिटू जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की साइंस की बुक है सबको सॉल्व करवा दिया जाएगा, और एक ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल वे में आपको हर एक टॉपिक समझा दिया जाएगा। तो आपकी ओवरऑल ये कह सकते हैं तैयारी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट हिंदी मिलेगी, और हिंदी ऐसी
कि आप एक लेक्चर देखने के बाद आपका मन ये करेगा कि यार मैं बाकी लेक्चर भी देखूं। सिमिलरली ये ऐसा ही हमारे पास हिस्ट्री का केस है। हिस्ट्री भी बहुत स्टैंडर्ड लेवल की चलती है। स्टैंडर्ड क्या, पहले ल्यूसेंट कवर करा रहे हैं, तो ल्यूसेंट अगर आपने कर ली तो भाई आप अधिकारी बन जाओगे। इतने बड़े लेवल पे ल्यूसेंट काम करती है, इतने बड़े लेवल पे ल्यूसेंट के अंदर क्वेश्चन समाये हुए हैं। अगर आप होल हार्टेडली अगर ल्यूसेंट से पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्योंकि मैं ना पर्सनली जब मैं ल्यूसेंट को समझाता हूँ फिजिक्स को, तो मुझे खुद दिखता है कि यार ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इनके पीछे जो लॉजिक है वो एक ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। तो भाई वो चीज़ आनी चाहिए आपसे। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अभी इतने रहने देते हैं।